डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पहला वाला जो क्वेश्चन था उदाहरण का वो समझा। आज हम दूसरे क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अगर लाभ हानि नियोजन खाता का फॉर्मेट पता नहीं है तो आप सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता का फॉर्मेट देखिए। वहाँ पर किसको विकलन करना है और किसको समाकलन करना है ये जानना जरूरी है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया हुआ है। उसके बाद इस दूसरे वीडियो को देखिएगा। और हम एक नए सिरे से, जितने पुराने वीडियो हैं वो तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अब हम नए सिरे से नए बुक के अनुसार फिर से एक बार इसका रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए, ये उदाहरण क्रमांक 1 के बाद हम उदाहरण क्रमांक 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण क्रमांक 2 में क्या लिखा है क्वेश्चन। जय, विजय और संजय साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 28,800 रुपया, 19,200 रुपया और 14,400 रुपया है। साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। संजय को 7,200 रुपये वेतन दिया जाता है। विजय को सकल बिक्री पर 3% कमीशन मिलता है। फर्म का लाभ 27,600 रुपये है। सकल विक्रय 3,36,000 रुपये है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 192 रुपये, 240 रुपये और 288 रुपये था। लाभ हानि वितरण खाता बनाइए। ये लाभ हानि वितरण खाता हो चाहे लाभ हानि नियोजन खाता हो, कई नामों से जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लाभ हानि वितरण खाता क्या है। हमको बनाना है लाभ हानि नियोजन खाता ही बनाना है। तो सबसे पहले प्रश्न में ध्यान देने वाली बात यह है, आप जब भी प्रश्न मिलता है तो उसको आप अच्छे से पढ़िए। इसमें 3 साझेदार बताए गए हैं। लाभ हानि को कौन सा अनुपात में बांटते हैं? 2:1:1। इसको याद रखिएगा कि लाभ हानि को किस अनुपात में बांटेंगे? 2:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। फिर पूंजी दिया हुआ है। पूंजी इसलिए दिया है क्योंकि पूंजी पर हमको ब्याज की गणना करनी है, तो ये हमारे लिए काम की चीज़ है। साझेदारों को पूंजी 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, मतलब इस पे हमको 5% वार्षिक ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है संजय को 7200 रुपये, 7,200 रुपये वेतन दिया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि वेतन कितना मिल रहा है, 7,200 रुपये, ठीक है। मतलब एक मुश्त वेतन दिया गया है ना, ये मासिक में नहीं है, एक मुश्त है। विजय को सकल बिक्री पर 3% कमीशन मिलता है। मतलब सकल बिक्री कहाँ पर है तो ये देखिए, सकल विक्रय लिखा है 3,36,000 रुपये, तो इस पर 3% निकालना पड़ेगा हमको। और उसके बाद आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज 192, 240 और 288 पहले से निकाल करके दिया हुआ है, तो हमको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम इसको डायरेक्ट जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे उसमें लिख देंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट को एक बार और बता देता हूं आपको, ताकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो अभी इस वीडियो को ही देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कैसे जो है लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। तो ये देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, तो जिस भी डेट को वो प्रश्न दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको लिखना है। 31 दिसंबर हो या 31 मार्च हो, इस प्रकार से लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्मेट में हमको लाभ है तो इस पक्ष हम लाएंगे शेष लाएगा करके, और आहरण पर ब्याज खाता को ब्याज, आहरण पर ब्याज है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। समाकलन पक्ष में शेष जितने भी हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन एवं कमीशन, ऋण पर ब्याज, अन्य फर्म के खर्चे, ये सारे जो है विकलन पक्ष में जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगर प्रश्न में हानि शब्द दिया है, हानि लिखा है, तो इसको शेष लायक करके इस तरफ लिखेंगे। अगर लाभ दिया है तो हमको समाकलन पक्ष में लिखना है, ठीक है। अब लास्ट में क्या करते हैं, हम योग लगाते हैं, इन दोनों का योग लगा करके, और इधर के जितने भी हैं ये अन्य फर्म के खर्चे तक जितने भी मदे आएंगे उन सब का योग लगा करके हम जिधर का योग ज़्यादा रहेगा उससे कम पक्ष के योग को हम माइनस करते जाएँ, और उस पक्ष में अंतर की राशि को हम, अगर इस पक्ष में डेबिट साइड में है तो लाभ करके साझेदारों के पूंजी या चालू खाता से करके लिख देंगे, और इधर हानि होगी, मतलब डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा होगा और क्रेडिट पक्ष का योग कम होगा, उस स्थिति में हानि होगी, तो यहाँ पर हानि करके साझेदारों के पूंजी खाता या चालू खाते को करके लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अब इसका हम लाभ हानि नियोजन खाता देखते हैं कैसे बनाया है। तो ये इंग्लिश में बना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011। यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको समझ लीजिए और हिंदी में भी आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, बाई बैलेंस बीटी मतलब शेष लाया गया, किसको लाया गया? प्रॉफिट को। प्रॉफिट मतलब लाभ को लाया गया, ठीक है। लाभ को यहाँ पर लाया गया कितना? 27,600 प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 27,600 ये लाभ
लिखा है फर्म का लाभ 27,600 है। तो इसी को हमने जो है यहाँ पे लिखा कि बाई बैलेंस BD मतलब शेष लाया गया 27,600 रुपया। क्लियर हो गया। अब हमको उस फॉर्मेट के हिसाब से चलना जो लाभ हानि नियोजन खाता का। तो सबसे पहले प्रश्न को देखते जाएंगे, एक एक करके बारी बारी से समझते जाएंगे। तो सबसे पहले बोला साझेदारों को पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज। तो ये पूंजी दिया 28,800, 19,200 और 14,400 रुपये। ये जय का, ये विजय का और ये संजय का। तो इसको निकालना पड़ेगा हमको। तो पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करनी है? तो 28,800 गुणित 5/100 कर देना है। कैसे करनी है इसको मैंने एक वर्किंग नोट बना करके रखा है आपके लिए। तो यहाँ पर देखें, ये पूंजी पर ब्याज तो 28,800 गुणित 5/100 करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 1440 रुपये आ गया। विजय का देखिए 19,200 है पूंजी, तो 19,200 गुणित 5/100 करेंगे तो आ जाएगा 960 रुपये। अच्छा 5/100 क्योंकि 5% है इसलिए 5/100। ठीक है। संजय का 14,400 है पूंजी, उस पर 5/100 कर देंगे तो हमारा आ गया 720 रुपया। तो इस प्रकार से आपको पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है। अब हमने पूंजी पर यहाँ पे ब्याज की गणना कर लिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखिए जय का, विजय का और संजय का 1440, 960 और 720। यहाँ से लिया हमने 1440, 960 और 720 रुपये। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा क्या पूछा है प्रश्न में। तो दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा है? संजय को 7,200 वेतन दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिख दिए, देखिए टू सैलरी टू संजय, सैलरी टू संजय है ना, सैलरी टू संजय मतलब वेतन खाता से संजय करके लिख देंगे। ठीक है। ये कितना हो गया? 7,200 रुपये हो गया। अब प्रश्न में एक और चीज़ दिया हुआ है, वो है क्या? विजय को सकल बिक्री 3% कमीशन मिलता है सकल बिक्री पर। तो 3,36,000 सकल बिक्री है, इस पर 3% निकालना पड़ेगा। 3,36,000 का 3% आपको निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए कैलकुलेशन करके यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए सकल बिक्री गुणित 10/100, तो 3,36,000 गुणित 3/100 कर दिए तो हमारा कितना गया? 10,080 रुपये आ गया। ठीक है। इसी को हमने यहाँ पर जो है लिख दिया है, ये देखिए 10,080 रुपये। ठीक। अब इन सबको अब क्या करें? और तो कोई प्रश्न में दिया नहीं है और किसी प्रकार के पहला वार्षिक ब्याज बोला, वेतन बोला और कमीशन, इतना ही है। और बाकी तो फर्म का लाभ जो पहले हमने निकाला बिक्री के बारे में हमने। अब आहरण, उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 192, 240 और 288। तो आहरण पर ब्याज को किधर लिखते हैं? तो आहरण पर ब्याज को हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, समाकलन पक्ष में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आहरण पर ब्याज खाता को करके लिख देंगे, पहला जय, विजय और संजय। तो इसका तीनों का दिया हुआ है कि 192, 240 और 288। इस प्रश्न के हिसाब से 192, 240 और 288, इसी को हमको यहाँ पे उतार देना है। क्लियर। और कुछ नहीं करना है आपको। ये हो गया आपका क्या? लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम? इस पक्ष में जो जो चीज़ें एंट्री करनी थी, जैसे समाकलन पक्ष में उसको हमने यहाँ पे कर दिया, विकलन पक्ष में जो चीज़ें एंट्री करनी है उसको हमने कर दिया, यहाँ तक देखिए कमीशन तक। अब इस पक्ष का योग लगाएंगे तो ये 27,600 और 720 को मतलब जोड़ेंगे इन दोनों को, तो हमारा कितना हो गया? 28,320। लेकिन अगर इधर को जोड़ेंगे 3,120, 7,200 और 10,080, तो ये 28,320 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको जोड़ा 3,120, सब 7,200 और 10,080 को। तो ये देखिए हमने तीनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 20,400 हो गया। और इधर का जो योग था वो है 28,320 था, तो हमने यहाँ पे 28,320 लिख दिया। और इस पक्ष का जो विकलन पक्ष का योग था, उस विकलन पक्ष के योग को हमने जोड़ा तो 20,400 हुआ। तो ये क्रेडिट पक्ष का योग है और ये डेबिट पक्ष का योग है। तो क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? जिसमें हमने निकाला है कितना? 7,920। ये जो है क्रेडिट का पक्ष का योग ज़्यादा है, ठीक है, और डेबिट पक्ष का योग कम है। तो जिस पक्ष में योग कम रहता है उस पक्ष में लिख देते हैं, लेकिन शेष क्या कहलाता है? समाकलन शेष ही कहलाता है। अब ऐसी दशा में क्या होगा? ये लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में लिखा है कि टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप लाभ करके लिख सकते हैं, साझेदारों के पूंजी खाता से करके लिख सकते हैं। फिर अब इसमें क्या होगा? 7,920 जो निकाले हम अभी, इस 7,920 रुपये को हमको तीनों को बांटना है। तीनों साझेदार हैं, जय, विजय और संजय। इसको किस अनुपात में बांटना है? तो प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में यहाँ पर देखिए शुरू में दिया है लाभ हानि को 2:1 में बांटना है। मतलब जय को मिलेगा 2 और विजय को मिलेगा 1 और संजय को मिलेगा 1 अनुपात। ठीक है। 2:1:1। तो 2:1:1 के अनुपात में मिलेगा। मतलब ये टोटल कितने भाग हो गए? तो टोटल जो है 2, 3, 1, 4, टोटल भाग हो गए 4। 4 भाग में से 2 भाग मिलेगा जय को, 1 भाग मिलेगा विजय को और 1 भाग मिलेगा संजय को। ठीक है। ये इसकी क्लियर आपको रखना जरूरी है। ठीक है।
ऐसे करेंगे। अब इसका काउंटिंग आपको मैं बता देता हूँ। लाभ का वितरण यहाँ पर हमने किया हुआ है, ये देखिए लाभ का वितरण। तो यहाँ पर जो है ये जय का 7,920 गुणित 2/4 क्यों किए, क्योंकि 2 भाग जो है जय का है, इसलिए 7,920 गुणित 2/4 कर दिए तो हमारा आ गया 3,960। विजय का 7,920 गुणित 1/4 कर दिए, इसलिए आ गया 1,980। और संजय का भी 7,920 गुणित 1/4 कर देंगे तो कितना आ गया 1,980। तो इस प्रकार से आपको जो है सबका लाभ का वितरण अलग अलग कर लेना है। और उसी को जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जय का, विजय का और संजय का, और यहाँ पे कितना आ गया 7,920। अब दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हमने दोनों पक्षों को यहाँ पे लिख दिया। देखिए लाभ कमीशन की गणना, लाभ का वितरण यहाँ पर भी बताया गया है किस प्रकार से हुआ है ना। ये 2/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रकार से जो मैंने बताया, ठीक है। अब हिंदी में देखिए इसको हिंदी में कैसे बनाना है, तो ये जो है मैंने हिंदी में बनाया हुआ है आपके लिए। तो ये लाभ हानि नियोजन खाता, ये इस प्रकार का फॉर्मेट बनेगा जिसमें हमने क्या किया, शेष लाया क्या करके लिख दिया लाभ को, और उसके बाद यहाँ पर देखिए पूंजी पर ब्याज खाता से करके जय, विजय और संजय का ये तीनों को राशि लिख दिया, और तीनों को राशि का योग करके 3,120 लिख दिए। वेतन खाता से करके संजय का 7,200, कमीशन खाता से करके विजय का 10,080 रुपये, इतना हो गया। और यहाँ पे आहरण पर ब्याज खाता को करके जय, विजय और संजय का जो आहरण था, राशि था ब्याज का, उसको लिख दिए और यहाँ पे उसका योग लगा दिए 720। इन दोनों का योग यहाँ पे 28,320 यहाँ पे दिख रहा है आपको। और उसी प्रकार इधर भी हमने इन तीनों का योग लगाया, और जो इधर की जो राशि है वो ज़्यादा है, उसमें से कम को माइनस करने के बाद जैसे हमने अभी बताया है आपको, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए लाभ साझेदारों को पूंजी खाता से करके जय, विजय और संजय, ठीक है। इन तीनों का लिख करके हमने यहाँ पे 7,920 लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। साथ में आपको इस प्रकार से वर्किंग नोट भी तैयार करनी है। वर्किंग नोट करके लिख लीजिए, या गणना करके आप लिख सकते हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना पहले करेंगे, फिर कमीशन की गणना कर लिए, और कमीशन की गणना के बाद लाभ का वितरण, इसकी भी गणना करना पड़ेगा 2.1.1। तो इस प्रकार से अगर आप बनाते हैं क्वेश्चन को तो आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण क्रमांक जो है 3 है, उदाहरण क्रमांक 3 को देखते हैं कि उदाहरण क्रमांक 3 आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण क्रमांक 3 में क्या क्या लिखा है। तो अमित, बाबू और चारू 1 अप्रैल 2006 को एक व्यवसाय हेतु साझेदारी फर्म बनाते हैं। उन्होंने क्रमशः 50,000 रुपये, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये पूंजी के रूप में लगाए। 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। अमित को प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाए। यहाँ पे देखिए वेतन को प्रति माह शब्द में दिया है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और बाबू को 5,000 रुपये प्रति वर्ष, ये है प्रति माह में और ये है प्रति वर्ष में। तो प्रति वर्ष कमीशन दिया जाता है। पूंजी पर 6% प्रति वर्ष ब्याज दिया जाता है। उनके आहरण क्रमशः 6,000, 4,000 एवं 2,000 रुपये हैं। आहरण है, आहरण की बात कर रहा है, 6,000, 4,000 और 2,000। इन पर ब्याज क्रमशः 270, 180 और 90 रुपये है। देखिए आहरण अलग होता है और आहरण पर ब्याज अलग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं आहरण पर ब्याज की जगह में आप आहरण की राशि को मत लिख दीजिएगा, ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। आहरण पर ब्याज को ही लिखना है। जब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे उस समय जो है आहरण को लिखना पड़ेगा, और आहरण पर ब्याज को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हैं, इसलिए आपको आहरण पर ब्याज को ध्यान रखना है, आहरण की अभी आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ जो है 35,660 रुपये। यहाँ पर भी लाभ दिया है 35,660 रुपये, तो इसको हम शेष लाया करके लिखेंगे समाकलन पक्ष में। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे लिखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006, है ना। यहाँ पे हमको बाई बैलेंस BD करके किया है कितना 35,660, जो हमको यहाँ पर लाभ जो दिख रहा है वो, ठीक है, 35,660 आ गया। अब दूसरा चीज़ हमको समाकलन पक्ष में क्या क्या लिखना रहता है, तो केवल आहरण पर ब्याज को ही लिखना रहता है लाभ हानि नियोजन खाता में। तो आहरण पर ब्याज जो दिया हुआ है वो है ये देखिए 270, 180 और 90। तो इधर का काम खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब पूंजी पर ब्याज खाता को करके लिख देंगे अमित, बाबू और चारू। इन तीनों का जो दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे एज इट इज उतार दिया, और ये इसका तीनों का योग किए तो हमारा आ गया 540 रुपये, ठीक। अब इधर का काम खत्म हो गया आपका समाकलन
पक्ष का। अब विकलन पक्ष में देखिए क्या क्या रहता है। तो विकलन पक्ष में क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अमित को प्रति माह 1000 रुपये वेतन दिया जाता है। प्रति माह दिया है मतलब एक साल का कितना हो जाएगा, तो 1000 गुणित 12 करना पड़ेगा, तब तो एक साल का आएगा। तो 1000 गुणित 12 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सैलरी टू अमित, मतलब वेतन खाता को वेतन खाता से करके लिख देंगे और बगल में अमित लिख देंगे और 1000 गुणित 12 करेंगे यहाँ पर, तो हमारा कितना आ जाएगा, 12000 आ जाएगा। ठीक है। फिर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि बाबू को 5000 रुपये प्रतिवर्ष कमीशन। अब इसमें प्रतिवर्ष दिया तो इसको किसी से गुणा करने की आवश्यकता नहीं। जब माह में दिया रहता है तो हमको उसका गुणा साल भर से करना पड़ता है, तो इसलिए 12 माह से किए वेतन को। लेकिन यहाँ पे प्रतिवर्ष शब्द दिया इसलिए हमको किसी प्रकार का कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं। हम सीधा लिख देंगे कमीशन खाता से करके बाबू करके लिख देंगे 5000 रुपये। क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे क्या बोलता है कि पूंजी पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। पूंजी पर, अब पूंजी कितना हुआ है यहाँ पे दिया है, देखिए पूंजी 50,000, अमित का 50,000, बाबू का 40,000 और चारू का 30,000। क्रमशः शब्द दिया रहेगा, मतलब समझ जाना एक के बाद एक होता है। तो अमित पहले, इसलिए अमित का पहले होगा, बाबू का दूसरा में और चारू का तीसरा में। ठीक, इस क्रम से रहता है, क्रमशः मतलब क्रम से। क्लियर है। अब हम इसकी क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। तो पूंजी पर ब्याज की गणना हम कर लेते हैं। और ये देखिए हमने पूंजी पर ब्याज की गणना कर ली है यहाँ पे। तो पूंजी पर ब्याज की गणना में देखिए अमित 50,000 है तो 50,000 गुणित 6/100, क्योंकि 6% लिखा है, प्रश्न में लिखा है कितना परसेंट, 6%, इसलिए 50,000 गुणित 6/100 कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। दूसरा में बाबू का 40,000 तो 40,000 गुणित 6/100 कर दीजिए, 2 शून्य कट जाएगा। ठीक है, 4 छक्के 24 और 5 छक्के 30, 3000 हो रहा है। और यहाँ पे 6 या 1800 रुपये हो गए, 2 शून्य कट गया। और ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमने पूंजी पर ब्याज की गणना की और उसको हमने कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। देखिए अमित का, बाबू का, चारू का 3000, 2400 और 1800 रुपया, ये पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पे जितना प्रश्न में दिया हुआ है उतना हमने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया। आहरण, कमीशन, वेतन, ठीक है, और पूंजी पर ब्याज, ये सारे चीज़ें हो गई। मतलब इतने में ये कंप्लीट हो गया। लेकिन हमको इसके आगे क्या करना रहता है, इसके आगे हमको जो है योग लगाना रहता है। मतलब 35,660 और 540 को जोड़ेंगे। अब इधर का जोड़ लीजिए, 12,000, 5,000 और 7,200, 12 5 17, 17 और 5 ऐसे करके जोड़ लीजिए, 12 5 17 हो गया, 17 और 18 19 20 20 4 24, 24,200 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 24,000। मतलब यहाँ पे हमको इस प्रकार से जोड़ना पड़ेगा। देखिए एक पक्ष का जो योग है वो है 36,200 है और दूसरे पक्ष का योग 24,200। तो 36,000 योग से हम 24,000 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 12,000। अब इस 12,000 को जो है इस पक्ष में लिखेंगे, डेबिट पक्ष में। ठीक है, इधर उसको बताया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इधर ये बताया, देखिए 12,000 यहाँ पे लिखा है। ये 12,000 कहाँ से आया, तो 36,000 में से जो योग था उधर का, विकलांग पक्ष का योग को घटाने के बाद जो आया उस राशि को यहाँ पे लिख दिए। अब इस 12,000 की राशि को हमको क्या करना है, ये जो पार्टनर्स हैं अमित, बाबू और चारू, इन तीनों में बांटना है। तो कौन से अनुपात में बांटेंगे, इस 12,000 को हम जो है प्रश्न के हिसाब से बांटेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन से अनुपात में, 3:2:1 के अनुपात में बांटने को बोला है। तो इसी अनुपात में हमको बांटना है। तो चलिए इसको हम बांट देते हैं। यहाँ पे देखिए लाभ का विभाजन 3:2:1 के अनुपात में बांटना है। तो हमने यहाँ पे तैयार करके रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए। अमित 12,000 गुणित 3/6, क्यों 6 किए, क्योंकि 3:2:1 है। अगर इसको हम योग लगाएंगे तो 3 2 5 और 1 6, 6 भाग में से 3 भाग कौन पाएगा, अमित पाएगा। 6 भाग में से 2 भाग बाबू पाएगा और 6 भाग में से 1 भाग चारू का होगा। तो 12,000 जो टोटल आया है लाभ, उसमें से 3 भाग को हमको देना है अमित को। तो 12,000 गुणित 3/6 कर दे, 6 1 कम और 6 2 12 और 2 आया यहाँ पे और 3 तो शून्य है, मतलब 2,000 गुणित 3 करेंगे, 2 3 6,000 हो गया। उसी प्रकार बाबू का भी 2,000 गुणित 2 करना पड़ेगा, मतलब 12,000 गुणित 6, 2/6 है। अब इसको काट देंगे तो ऐसे ही आएगा, तो 4,000 आ गया। हमारा चारू का भी उसी प्रकार से है, तो ये 2,000 आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपको लाभ का वितरण करना है। तो ये समझ गए होंगे कि लाभ का वितरण किस प्रकार से करना है। और यहाँ पर हमने फिर उसी चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया और योग लगा दिए दोनों पक्षों का। अब इसको हिंदी में देखिए, हिंदी में कैसे लिखना है। तो हिंदी में भी आपके आसानी के लिए यहाँ पे ये देखिए, लाभ हानि का नियोजन खाता 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष का, ऐसा लिखना है। ठीक है, उसके बाद विकलन पक्ष और एक होता है समाकलन पक्ष। ठीक, वेतन खाता से अमित का है तो 12,000 यहाँ पे लिख, वेतन कमीशन खाता से बाबू का है तो यहाँ पे 5,000 रुपये लिख दिए। और पूंजी पर ब्याज खाता से अमित का, बाबू का और चारू का, तीनों का हमने निकाला है, गणना किया है और उसको यहाँ पे लिख दिया 7200 रुपया। ठीक है, पूंजी पर ब्याज की गणना हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको भी वर्किंग नोट बनाना है। और उसके बाद
शेष लाया गया 35,600 जो प्रश्न का प्रश्नानुसार है। आहरण पर ब्याज भी प्रश्नानुसार जो दिया है उसको हमने किसी प्रकार का इसमें कैलकुलेशन नहीं किया, जो दिया उसको हमने उतार दिया, यहाँ पे इसका योग लगा दिया। ठीक, तो इस प्रकार से बनेगा ये भी। हिंदी में आप इस प्रकार से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसा बनाना है और यहाँ पे ऐसी वर्किंग नोट भी बनानी है। ठीक है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना और लाभ का वितरण, इससे क्या होता है, इससे हमको भी समझ में आएगा और सामने वाला जो जांच करने वाला है उसको भी समझ में आता है कि इसने किस प्रकार से किन चीज़ों को किस प्रकार से बांटा, तो उसको आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। दूसरा और तीसरा जो उदाहरण था उसको हमने कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। आप इन्हीं क्वेश्चन को समझ करके इसी के हिसाब से आप क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। मैं आगे जो है आने वाले समय में उसका भी वीडियो बना करके आप लोगों को लेके आऊँगा, जितने भी क्रियात्मक प्रश्न हैं। लेकिन उदाहरण के प्रश्नों से भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो आप इनका भी तैयारी अवश्य करें, इनको भी आप प्रैक्टिस कीजिए और साथ में क्रियात्मक प्रश्नों को भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उदाहरण से और क्रियात्मक प्रश्न दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तीन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें और अच्छे से समझिए और समझ करके आप क्रियात्मक क्वेश्चन को इसी के अनुरूप ही क्रियात्मक प्रश्न है उनको आप सॉल्व करते रहिए। क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए भी असुविधा है और मुझे भी अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को लेकर के कवर करते जाएंगे। और चैनल पे लगातार बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक जो स्टूडेंट है कक्षा 12वीं के उन तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि मुझे भी इस वीडियो को बनाने का जो फ़ायदा है वो मिल सके। फ़ायदा का मतलब ये है कि अधिक से अधिक लोग मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें और जानकारी घर बैठे हासिल कर सकें। तो आशा करता हूँ आप मेरे बातों पर अमल करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।